हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं जो कल महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ है वो है राजनीतिक उलटफेर, और इसमें जो शरद पवार की पार्टी थी, 24 वर्ष पुरानी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें टूट हो गई है। और ये टूट करी किसने है? उनके खुद के भतीजे अजीत पवार ने। अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो उनके साथ आए थे विधायक, उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जिनमें छगन भुजबल हैं, दिलीप वलसे हैं, हसन मुशर्रफ हैं, धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, धर्मराव, अनिल और संजय। इसमें अब कयास इनको उप मुख्यमंत्री पद का तो दे दिया गया है। अब ये कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं, इन्हें केंद्रीय कोई विभाग दिया जा सकता है, और जो उप मुख्यमंत्री थे अभी तक देवेंद्र फडणवीस, उन्हें भी कोई पद दिया जा सकता है केंद्र में। इसमें 53 विधायक हैं टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जिसमें से 40 विधायक अजीत पवार के साथ माने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। हालांकि इसमें शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया है कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसे विभाजन होते रहते हैं और वो इनको हैंडल कर लेंगे। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जनता इसका जवाब देगी, हम जनता के पास जाएंगे। अब हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि कितनी सीटें महाराष्ट्र में हैं। अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 288 सीटें होती हैं, यानी कुल सदस्य संख्या 288 होती है। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए होता है। बीजेपी के पास 106 का आंकड़ा था, यानी कि आंकड़ा है। शिवसेना के पास 55 का, जो टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी इन्होंने शिवसेना अलग बना ली थी। और एनसीपी के 54 यहाँ पर विधायक दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से 40 विधायक अजीत पवार की पार्टी में माने जा रहे हैं, यानी अजीत पवार के गुट में माने जा रहे हैं। कांग्रेस के 44 विधायक हैं। अन्य निर्दलीय जो हैं वो 30 हैं, और बहुमत का आंकड़ा होता है 145। तो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी, उसके बाद एनसीपी के कुछ विधायक इसमें शामिल हो गए, तो इससे पक्ष इनका और मजबूत हो गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे इसमें थोड़े से खुश नहीं माने जा रहे थे। हालांकि ये जो विभाजन हुआ है, इससे लोकसभा चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। और इसमें अजीत पवार ने ये बोला है कि मैं जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि है और वो जो देश की छवि को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेशों में छवि मजबूत होती जा रही है भारत की, उससे प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन कर रहा हूँ, और इसमें मैं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ ही लड़ना पसंद करूँगा। और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो भाजपा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसमें महाराष्ट्र जो राज्य है उसके बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, जिसकी सीमा दमन द्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ लगती है। इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोदी आज करेंगे मंत्री परिषद की बैठक, फेरबदल की चर्चा है। देखिए, कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं की इससे पहले लगभग कई मीटिंग हो चुकी हैं, और इसमें देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो बगावत करके नेता अलग हुए हैं, उस खेमे के प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। और ये बैठक कहाँ पर होगी मंत्री परिषद की? वो बैठक होगी प्रगति मैदान में नवनिर्मित जो कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है, जहाँ पर G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो भी प्रस्तावित है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से रविवार को भूचाल आया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की लगातार बैठक इसमें हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। मोदी ने 28 जून को शाह और नड्डा के साथ भी बैठक इसमें की थी। शरद पवार को छोड़कर उनके भतीजे अजीत पवार से हाथ मिलाने वाले रांकपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को मंत्री पद संभावित है, दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें भी केंद्र में कोई पद दिया जा सकता है।
और ये जो फेरबदल है वो 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें देखने को मिल सकता है। और अगले वर्ष चुनाव हैं लोकसभा के, तो ऐसा माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों के अभी तक मंत्री नहीं बनाए गए हैं जिन राज्यों से, उन राज्यों के सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंत्री परिषद की बैठक होगी, तो आपको मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, कैबिनेट जो मंत्री होता है वो सरकार की कार्यकारिणी का एक मंत्री होता है और कैबिनेट में उसे नियुक्त किया जाता है, जबकि जो मंत्री परिषद होती है वो भारत सरकार की सर्वोच्च नियामक होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, सरकार की योजनाओं के बारे में बताती है। और इसके जो मुखिया होते हैं मंत्री परिषद के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसको मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता और परामर्श देने के लिए कुछ लोगों का चयन करते हैं, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये मंत्री परिषद की परिभाषा हो गई। सरकार के बीच समन्वय और सुचारू कार्य संचालन के लिए मंत्री परिषद के अंतर्गत 4 प्रकार के मंत्रियों का चयन किया जाता है। पहला स्तर होता है कैबिनेट मंत्री का। मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। नीति निर्माण के लिए होने वाली कैबिनेट मीटिंगों में इन मंत्रियों का उपस्थित होना जरूरी होता है। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। जो राज्य मंत्री का चयन कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए किया जाता है। इन मंत्रियों को कैबिनेट मीटिंगों में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता है। राज्य मंत्री या फिर स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। इन्हें फैसले लेने के लिए कैबिनेट मंत्री की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने विभाग की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। उसके बाद है उप मंत्री। उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्य करने में सहायता करता है। उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर भी संभालता है। भारत में उप मंत्री के पद का चयन ज्यादातर नहीं किया जाता है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में आप डिटेल से जान गए होंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बसपा ने किया समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का समर्थन। इसमें जो बसपा सुप्रीम है बहन मायावती, उन्होंने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने बोला है कि बसपा समान नागरिक संहिता को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन भाजपा व इनकी सरकार इसे देश पर थोप नहीं सकती है। बहुत सा ऐसा वर्ग है जो सभी धर्मों को मानता है और सभी कानूनों को मानता है और सभी का पालन भी करता है। उनके ऊपर इसे वो तो इन्हें उनके लिए सही है, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने धर्म के कानून को मानते हैं, तो उन पर यह थोपा जाना सही नहीं है। और बसपा प्रमुख ने रविवार को पत्रकारों से भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास वर्णित है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं है। इसलिए भाजपा को इन सबसे ऊपर उठकर इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक पक्षपात कतई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गजवा ए हिंद मामले में 3 राज्यों में छापे मारे गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रविवार को गजवा ए हिंद मामले में 3 राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी करी है। और गजवे हिंद एक कट्टरपंथी मॉड्यूल है जिसका संचालन पाकिस्तानी गुर्गों द्वारा किया जाता है और वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को, यानी कि भारत में कई राज्यों को अपने जो इस्लामिक स्टेट के तौर पर उसे बनाना चाहते हैं। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि 3 राज्यों में संदिग्ध के परिसरों पर छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड जैसे डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज व आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बिहार में दरभंगा और पटना में छापेमारी की गई है, गुजरात में सूरत में छापेमारी की गई है और उत्तर प्रदेश में बरेली में छापेमारी की गई है। इसमें बिहार पुलिस ने पिछले वर्ष यानी पिछले साल 2022 में 14 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में मरगूब
अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज किया था। इसके 8 दिन बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। 6 जनवरी को दानिश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। ये जांच कर रही है एनआईए। तो एनआईए के बारे में जान लेते हैं। एनआईए क्या है? देखिए, एनआईए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 2008 को हुई थी, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले निदेशक थे राधा विनोद राजू। इसे आतंकवादी विरोधी बल के रूप में भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। एनआईए की जो स्थापना है वो इसलिए की गई थी और कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको रोका जा सके। हालांकि बहुत हद तक इसमें प्रयास सफल भी रहा है, लेकिन जो स्टाफ है वो इसका कम है। अभी तक बहुत कम स्टाफ है जिसको बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ा बिल फिर लाने की तैयारी। देखिए, ऐसा ही बिल एक लाया गया था 2007 में, अब जिसको फिर से दोहराया जा रहा है और इसमें कुछ प्रावधान अलग से जोड़े जा रहे हैं। देखिए, बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े 16 साल पुराने कानून के बदलाव को पिछले कई वर्षों से चल रही कसरत अब लगभग समाप्त होने वाली है। इससे जुड़े विधेयक को अब नए बदलाव के साथ संसद के मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। इसमें बदलती परिस्थितियों को देखते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधेयक में प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक विशेष पुलिस सेल और प्रत्येक थाने में एएसआई रैंक का एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने जैसी पहल शामिल है। हालांकि इसमें अमल का जिम्मा राज्यों पर होगा और राज्यों में पहले से ही पुलिस फोर्स की भारी कमी है। इसमें जो प्रस्ताव है कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद इस प्रस्ताव विधेयक में जो भी बड़े बदलाव होंगे उनमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की एक सूची बनाई जाएगी। मौजूदा समय में घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने जैसे मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसके साथ सभी राज्यों में बुजुर्गों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। इसमें भरण पोषण की राशि बच्चों की हैसियत के आधार पर तय की जाएगी। अब तक इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये ही है। इसके साथ ही कोई भी बुजुर्ग किस किस से यह भत्ता लेने का हकदार होगा, इसका भी दायरा बढ़ाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और उनकी हैसियत है कि वो अपने माँ बाप को 50,000 रुपये मंथली दे सकते हैं तो उनसे 50,000 मंथली लिया जाएगा। अगर उनकी हैसियत 5,000 मंथली देने की है तो 5,000 लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है CUET यूजी की संशोधित उत्तर कुंजी NTA ने की जारी। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के में जो सवालों के गलत जवाब देने का मामला सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब संशोधित प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है। इसमें गड़बड़ियों व छात्रों की ओर से दर्ज कराई गई सारी शिकायतों को दुरुस्त करने का दावा भी किया गया है। छात्र अब संशोधित उत्तर कुंजी से अपने सवालों के सही उत्तरों की जाँच कर सकेंगे। CUET यूजी की ओर से 29 जून को जारी की गई प्रोविजनल उत्तर कुंजी में सवालों के गलत जवाब देने को लेकर NTA ने शनिवार को अपनी गलती मानी थी। इसके पीछे टाइपिंग और तकनीकी त्रुटियों की वजह बताई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नौकरशाह मनमाने ढंग से पलट रहे हैं मुख्यमंत्री के फैसले, और ये स्टेटमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का। देखिए, आप सरकार का कहना है कि जो केंद्र अध्यादेश लाया है NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का, उसमें केंद्र अब मनमाना रवैया अपना रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे थे अफसर, उनको हटा दिया गया है और कुछ की नियुक्ति के लिए कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो अपने क्षेत्र में नियुक्तियां चाहती थीं, तो उनकी नियुक्ति के लिए जो नियुक्ति जारी करी गई थी केजरीवाल सरकार द्वारा, उसको NCCSA ने पलट दिया है। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ है कि आप सरकार के अनुसार NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की 29 जून की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से योग्य अधिकारियों को हटाने पर आपत्ति की थी और महिला अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से तबादला करने की मंजूरी दी थी। इसके विभिन्न विभागों में तैनात 11 महिला अधिकारियों ने सहानुभूति के आधार पर अपने तबादले का अनुरोध किया था। सरकार के अनुसार उस दौरान बैठक में दोनों नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री के रुख का विरोध नहीं किया, लेकिन बैठक के अंतिम मिनट में
मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव ने एक मत होकर मुख्यमंत्री के सभी निर्णयों को पलट दिया। देखिए, NCCSA जो एक ऐसा प्रावधान है जिसमें 2 अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे, यानी कि उनकी नियुक्ति की जाएगी, जो वहाँ के अफसरों के तबादलों को नियंत्रित करेंगे। तो इसमें यही हो रहा है कि आप गवर्नमेंट अगर कोई तबादला कर रही तो वो उनको कैंसिल कर दे रहे हैं। उसमें जो NCCSA है इसमें 3 लोग होंगे, एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और 2 जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगा। तो वोटिंग जाहिर सी बात है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2-1 के बहुमत से ही पास होगी। ये है विरोध। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, DDA ने दी 2 फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो 30 जून को एक नियम लाए हैं कि अगर आप फ्लैट लेते हैं, 2 फ्लैट आपको एक साथ मिल जाते हैं और वो अगल बगल हैं, तो आप बीच की दीवार में से दरवाज़ा निकलवा सकते हैं। और अगर आप पहले से DDA कॉलोनी में रहते हैं और अगर आपने बगल वाला फ्लैट खरीद लिया है तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। और DDA ने कुछ एरिया के लिए फ्लैट निकाले हैं जिनकी अंतिम तिथि 10 जुलाई है। ये फ्लैट हैं नरेला में, द्वारका में, जसोला में फ्लैट हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि स्नातक में दाखिले के लिए 2 लाख से अधिक छात्रों ने किया है आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 68 कॉलेज में स्नातक की 71,000 सीटों में दाखिले के लिए अब तक 2 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है। छात्र पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर दाखिले के पहले चरण में हिस्सा ले सकते हैं। CUET के परिणाम घोषित होने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें छात्र कॉलेज और कोर्स के विकल्प भर सकेंगे। DU ने 78 स्नातक और 198 BA प्रोग्राम का संयोजन पेश किया है। इसमें प्रवेश के लिए 2 लाख से ज़्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया है। कोचिंग सेंटरों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में होगी पेश। आपको पता होगा कि 15 जून को मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग लग गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को खिड़की के माध्यम से और रस्सी के माध्यम से नीचे आना पड़ा था, जिसमें 60 विद्यार्थी घायल हो गए थे। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया था और दिल्ली में 5 जगहों मुखर्जी नगर, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, जनकपुरी, कालूसराय और साउथ एक्सटेंशन में 383 इमारतों का सर्वे किया गया था, जिसमें कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे। विभाग के सूत्रों का कहना है कि अधिकतर इमारतें अग्नि सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं। अग्निशमन विभाग इस रिपोर्ट को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करेगा। 15 जून को मुखर्जी नगर में जिस तरीके से घटना हुई थी, उसके बाद ये सारा निर्णय लिया जा रहा है। ठंडे बस्ते में टाउन हॉल में संग्रहालय बनाने की योजना। देखिए, ये जो टाउन हॉल है वो 1863 में, ये जो आप देख रहे हैं पिक, 1863 में इसे बनाया गया था और इस इमारत में पहले एक महाविद्यालय हुआ करता था 1863 में। उसके बाद 1869 में इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में नगर पालिका परिषद का कार्यालय बनाया गया। आज़ादी के बाद परिषद का दफ्तर चलता रहा। दिल्ली नगर निगम गठित होने के बाद इसे मुख्यालय के तौर पर उपयोग किया जाने लगा। यहाँ से दिल्ली में निगम की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के शासन के दौरान यहाँ पर हरदयाल पुस्तकालय भी हुआ करता था। वर्ष 2011 में रामलीला मैदान के सामने सिविक सेंटर शुरू होने के बाद निगम का मुख्यालय वहां स्थानांतरित हो गया। साल 2012 में निगमों के विभाजन के बाद यह टाउन हॉल उत्तरी निगम के हिस्से में आया था। अब 2022 में निगम फिर एक हुए तो सिविक सेंटर MCD का मुख्यालय है। तो इसको, जो इसका चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक जो टाउन हॉल है, उसको संग्रहालय और पुस्तकालय में बदलने की योजना फिर ठंडे बस्ते में पड़ गई है। पूर्वकालिक उत्तर निगम के दौरान इसमें पुस्तकालय के तहत आधुनिक संग्रहालय बनाने की बात शुरू हुई थी। निगम के एकीकरण के बाद अब इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में टाउन हॉल में कई वर्षों से संग्रहालय बनाने को लेकर विभिन्न प्रस्तावों की तरह यह प्रस्ताव भी उस दिशा में बढ़ रहा है जैसे पहले के प्रस्ताव बढ़ रहे थे। पूर्व में भी इसमें रेस्टोरेंट आदि खोलने की बातें चली हैं, लेकिन वे प्रस्ताव सिरे से परवान नहीं चढ़ पाई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में एक और वैश्विक संगठन का नेतृत्व करेगा भारत। देखिए, ये न्यूज़ जो है वो GBA का गठन होगा, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील और भारत एक साथ आएंगे। अब ये GBA क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि जीवाश्म आधारित ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसे GBA कहा जाता है, कि आपूर्ति के लिए हमेशा तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC पर निर्भर रहने वाला भारत रिन्यूएबल ऊर्जा
के ज़माने में इसी हालात में नहीं रहना चाहता है। एक तरफ देश में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है, वहीं भारत ने इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के दौर पर स्थापित होने के लिए भी कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस तैयारी के साथ ही पहले भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी कि ISA का गठन किया था और अब इसी तर्ज पर वैश्विक बायोफ्यूल संघ यानी कि GBA के गठन की तैयारी है। इस बार भारत की कोशिश में अमेरिका और ब्राज़ील भी साथ आएंगे। इससे पहले जब ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी तो वो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी और ये स्थापना की गई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस के जलवायु सम्मेलन में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उसके बाद इसमें लगातार देश जुड़ते गए और इस समय वर्तमान में 85 से ज़्यादा देश इस संगठन में जुड़ चुके हैं। और इसी तरीके से भारत ने बायोफ्यूल सेक्टर में अमेरिका, ब्राज़ील जैसे दिग्गज देशों से लेकर छोटे छोटे देशों को के साथ चलने की रणनीति बनाई है। इन देशों के पास बायोफ्यूल क्षेत्र में सबसे अधिक तकनीक है और वहां लगातार नए आविष्कार भी हो रहे हैं। GBA का सदस्य होने की वजह से भारत को आसानी से इनमें तकनीक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राष्ट्रपति मुर्मू का कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का 5 दिवसीय दौरा आज से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 जुलाई तक कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का दौरा करेंगी। इस दौरान वह 2 दीक्षा समारोह में भाग लेंगी और कमजोर जनजातियों के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। यह जानकारी राष्ट्रपति भवन द्वारा रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गई है। वह सोमवार को कर्नाटक के मुडेनहल्ली में मानव उत्कृष्टता के लिए श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। सुप्रीम कोर्ट 42 दिन की छुट्टियों के बाद आज से जुटेगा काम पे। सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है और 42 दिन के अवकाश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर से काम शुरू हो जाएगा। इसमें मणिपुर हिंसा में मारे गए मणिपुर हिंसा और गैंगस्टर अतीक अहमद जो मारा गया है और अशरफ की बहन की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होगी। सोमवार को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर हिंसा, कुकी आदिवासियों को सैन्य संरक्षण और उन पर हमले करने वाले सांप्रदायिक समूहों पर केस चलाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना को लेकर भी इसमें सुनवाई होगी और समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। इसके साथ ही 700 से अधिक मामलों का निपटारा भी इसमें किया जाएगा। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ा की जमानत याचिका भी शामिल है। शनिवार देर रात की विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली 3 जजों की पीठ ने सीतलवाड़ा को जेल जाने से बचा लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। SCO शिखर सम्मेलन में 15 समझौतों पर लगेगी मुहर। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो वर्चुअल तौर पर SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है, शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें 15 समझौतों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। यह समझौता आपसी कारोबार को बढ़ावा देंगे, नए सदस्यों को शामिल करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, युवा मामलों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से जुड़े होंगे। इन समझौतों को लेकर मई 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति भी बनी थी, जिस पर अब शीर्ष नेताओं की मुहर लगना बाकी है। बैठक वर्चुअल तौर पर होगी, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के एजेंडे में SCO के विस्तार का भी मुद्दा जोर शोर से रहेगा। 2 देशों को, ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा, जबकि म्यांमार, UAE, बहरीन, कुवैत और मालदीव को वार्ता सलाहकार के तौर पर शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया क्या है SCO संघाई सहयोग संगठन। देखिए, यह दुनिया के 8 देशों का संगठन है जिसकी शुरुआत 15 जून 2001 को हुई थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, यह संगठन
देशों की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, विकास और सेना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के साथ उनका समाधान करने की रणनीति बनाता है। संगठन का जो लक्ष्य होता है वो आतंकवाद को रोकना होता है, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है और जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना होता है। हर साल तय होता है बैठक का एजेंडा। देखिए, सम्मेलन से पहले संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री एकजुट होते हैं और बैठक का एजेंडा क्या होगा ये तय किया जाता है। इस साल नई दिल्ली में 3 और 4 जुलाई को समिट का आयोजन होगा। सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए 4 और 5 मई को गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक इसमें हुई थी। कौन देश करेगा आयोजन, कैसे डिसाइड होता है? देखिए, सम्मेलन का आयोजन हर साल 8 सदस्य देशों में से किसी एक देश में होता है। पिछली बार उज्बेकिस्तान में सम्मेलन हुआ था। इस साल आयोजन दिल्ली में होगा और अगला आयोजन किस देश में होगा ये बैठक में तय किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विदेश जाने वाले कामगारों को मिलेगा खास पासपोर्ट। देखिए, यूरोप के कई देशों की तरह जर्मनी में भी जो मानव श्रम का संगठन से जूझ रहे हैं, बेशक उसकी नज़र भी भारत के युवा मानव श्रम पर है, लेकिन आवश्यकता या मांग अनुरूप कुशल श्रमिक न मिल पाना बड़ा संकट है। भारतीय युवाओं को अन्य देशों में रोजगार दिलाने के लिए प्रयास तो कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। केंद्र सरकार देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जा रही है। इनके द्वारा प्रस्तावित तमाम सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार विदेश जाने वाले कामगारों के लिए स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जा रही है, जो उनके कौशल प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र भी होंगे। केंद्र सरकार ने इस बार आम बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण को नए सुधारों के साथ शुरू करने की घोषणा की थी और कहा था कि देश भर में ये सेंटर विदेश में रोजगार की संभावनाओं को भुनाने, युवाओं को उनके अनुरूप प्रशिक्षित करने के साथ ही समन्वय की भूमिका भी निभाएंगे। इसके बाद से ही कौशल विभाग एवं उद्यमिता मंत्रालय इन सेंटरों की रूपरेखा बनाने में जुटा था। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें पहली न्यूज़ है कि महंगे कर्ज के बावजूद घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आरबीआई द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक आवास क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हो रही है और बीते वर्ष की चौथी तिमाही जो जनवरी से मार्च तक होती है 2023 में घरों की बिक्री में 21.6% वृद्धि हुई है। इस तेजी में नई परियोजनाओं का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वहीं कुल कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी पिछले 11 सालों में बढ़कर 2023 में 14.2% हो गई है, जबकि मार्च 2012 में यह आंकड़ा 8.6% था। बता दें कि मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था। अब तक रेपो रेट में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। हालांकि आरबीआई ने पिछले 2 मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया है। मानसून के आते ही जून में घटी डीजल की बिक्री। देखिए, मानसून के आते ही कृषि क्षेत्र में भी मांग घट जाती है क्योंकि पानी बरसात से ही मिल जाता है और डीजल वगैरह मतलब गाड़ियां उतनी लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कई जगह पानी भर जाता है, तो कई ऐसे कारण हैं। तो उससे 3.7% घटकर 71 लाख टन रही है और ये एक अच्छा आंकड़ा है क्योंकि फिर भारत को उतना डीजल कम आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जून में 47,148 करोड़ रहा एफपीआई निवेश। देखिए, देश के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में लगातार सुधार से उत्साहित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो घरेलू इक्विटी बाजारों में यानी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिटरी के डाटा के अनुसार जून में एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 47,148 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बीते 10 महीनों में यह सबसे ज़्यादा एफपीआई निवेश है। वित्तीय कंसल्टेंसी फर्म कार्विंग अल्फा के अनुसार अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ताज़ा प्रक्रिया को देखते हुए एफपीआई जुलाई में थोड़ी सतर्कता बरत सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मेन हेड हैं वीके विजय कुमार का कहना है कि अल्पावधि के में ज़्यादा मूल्यांकन के परिदृश्य को देखते हुए एफपीआई आगे चलकर थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। बायोमेट्रिक से पकड़ी जाएंगी फर्जी कंपनियां। जीएसटी के तहत फर्जी जो कंपनियों का पता लगाने के लिए सीबीआईसी
बायोमेट्रिक जो प्रमाणीकरण पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे फर्जी व्यवसायों पर नकेल कसना है जो जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के पैन और आधार का उपयोग करता है। सीबीआईसी के जो चेयरमैन हैं विवेक जौहरी ने कहा है कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों पर लगाम लगाने के लिए कर अधिकारी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में कुछ और सख्ती करने पर भी विचार कर रहे हैं। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान अधिकारियों ने लगभग 12,500 कंपनियों की पहचान की है। इनका इस्तेमाल फर्जी आईटीसी का दावा करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। फ्रांस में जो हिंसा भड़की हुई है हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये अभी शांत नहीं हुई है और लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही है। उसके बाद 12 दिन बाद कीव पर रूस का हवाई हमला हुआ है, ये भी लगातार जारी है। नवाज शरीफ के जल्द पाकिस्तान लौटने की संभावना है, इस न्यूज़ को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटेन में बड़े होते समय नक्सलवाद का सामना किया था ऋषि सुनक ने, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया है। वहाँ पर किस तरीके से नक्सली भेदभाव किया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया द्वारा फ्रांस को हिंसा को लेकर इनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैंने भी ब्रिटेन में भी नक्सलवाद का दंश झेला है और यहाँ पर भी नक्सलवाद है जिसे धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका में ही वीज़ा नवीनीकरण से भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत। देखिए, एक भारतीय अमेरिकी टेक एग्जीक्यूटिव और सामुदायिक नेता ने उस पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा का स्वागत किया है जिसके तहत अब अमेरिका के भीतर रहकर ही अस्थायी कार्य वीज़ा यानी कि H1B का नवीनीकरण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम यहाँ H1B वीज़ा पर काम करने वाले भारतीयों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। जो सामुदायिक नेता हैं अजय भुटोरिया ने कहा कि पिछले दिनों व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त घोषणा से वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे H1B वीज़ा पर काम कर रहे 10 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। तो ये आज का 3 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।